तीनों में कॉमन बात यह है कि ये सब्लिमेबल सॉलिड हैं। ये सब्लिमेबल सॉलिड है, मीन्स ये सबलाइम करते हैं इवन एट 1 एटमॉस्फेयर। दूसरी कॉमन बात यह है कि ये सब ऑक्सीडेंट हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं। ये नेसेंट फ्लोरीन के सोर्सेस हैं। ये जीनोन में आना चाहते हैं और नेसेंट फ्लोरीन के ये सोर्सेस हैं। सब में यही कॉमन बात है, कोई पार्शियली देगा, कोई कंप्लीटली देगा, बट दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो नेसेंट फ्लोरीन देते हैं, और नेसेंट फ्लोरीन तो F2 से भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट होती है, F2 से भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट। और आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जानते हैं कि F2 कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। तो नेसेंट फ्लोरीन तो F2 से भी स्ट्रॉन्गर है। देखो, इन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है, जो शायद बॉन्डिंग से भी आप सुन चुके होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी आप सुन चुके होंगे कि आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, कोवेलेंट कौन बॉन्ड बनाएगा। बॉन्डिंग चैप्टर में आप ये सब कंडीशंस लिख चुके हैं। भाई, रिएक्ट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को बॉन्डिंग करनी पड़ेगी ना, और बॉन्डिंग नहीं करेगा तो अकेला रहेगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन देगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बॉन्डिंग इसी को कहते हैं। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस किस में सबसे ज्यादा है? कॉमन सेंस लगाओ। इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस सबसे ज्यादा किस में है? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वही देगा। तो थोड़ा क्वेश्चन को सोच के बोलो, ये तो पूरी केमिस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी से कि एल्कली मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं, एल्कली मेटल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उल्टा सोचो। अगर मैं ये पूछूं कि एल्कली मेटल एयर में O2 से सीधे रिएक्ट क्यों करते हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इनर्ट गैस रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे। ये तो बॉन्डिंग चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है। लास्ट क्लास में आपने लिखा कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो, क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? यस और नो? क्या है फिजिकल मीनिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की? तो कॉमन सेंस लगाओ। केमिस्ट्री पी ब्लॉक खत्म होने पे आ गया। कोई रिएक्ट क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा, ये तो बॉन्डिंग चैप्टर में सिखाया जाता है। कोई बॉन्डिंग करेगा और क्यों नहीं करेगा, ये तो बॉन्डिंग चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है कि हेलो, ये इनर्ट गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना लेते हैं, ना शेयर करते हैं। फिर भी अगर आप चांसेस देखें तो किसके बेटर चांस बनेंगे पूरे में कंपेयर करें तो? कौन दे सकता है? अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो, इफ एनी वन इज गिविंग, देन विच वन? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होगी। लोएस्ट होती है रेडॉन की, वो रेडियो एक्टिव है, तो हमने उसको प्रॉपर्टी में लिया नहीं, पहले ही मैंने फिक्स कर दिया था। फिर कौन बचा?
अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टॉन रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रिएक्ट नहीं कर सकते, पर इनके कंपाउंड ड्रास्टिक स्टेट में बनेंगे। तो बेसिक बात को समझो, केमिस्ट्री में कभी एक्यूरेसी पे नहीं जाना चाहिए। देखो मैं मोटी मोटी बातें बताऊं, ऐसे बहुत मुश्किल होगी कुछ बच्चों को जो सिंपल सी भाषा नहीं समझ पाते। आपको ये लिखा होता है किताबों में कि Na2CO3 थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। यहां से मैं लिंक करता हूं इसको। आप किसी भी बुक को ओपन करेंगे, उसमें ये लिखा होगा कि Na2CO3 थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। क्या मैं इसका ये मतलब मान लूं कि मैं इसको हीट करके कभी ब्रेक नहीं कर सकता? क्या वो ये कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि हीलियम से क्रिप्टॉन तक कंपाउंड नहीं बनाते, क्या मैं इसका मतलब ये मान लूं कि ये कभी भी कंपाउंड नहीं बनाएंगे? डज इट मीन दैट? तो साइंस को साइंस के नजरिए से पढ़ा जाता है। हम भीड़ को देखते हैं और भीड़ में देखते हैं कि कोई बच्चा या कोई पर्सन मेंटली टफ है, कोई मेंटली वीक है। अगर कोई मेंटली टफ है, भीड़ को देख के मैंने कह दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो कभी ब्रेक ही नहीं हो सकता मेंटली। जब मैंने कहा वो मेंटली टफ है, तो मैंने भीड़ में रिलेटिवली बोला। वो जो टफ वर्ड होते हैं ना, ये सब रिलेटिव होते हैं, भीड़ को देख के बोले जाते हैं। मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में कहा गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल के रिस्पेक्ट में। और वो जो मेटल बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं, लेड कार्बोनेट तो टूट जाता है, बेरिलियम कार्बोनेट टूट जाता है, लिथियम कार्बोनेट टूट जाता है। जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं या साइंस में जो वर्ड यूज होते हैं वो रिलेटिव है मैक्सिमम, एब्सोल्यूट तो कुछ है ही नहीं। तो जब मैंने कहा कि जीनोन कंपाउंड बनाता है, तो ये सेंटेंस भी रिलेटिव है। मीन्स बाकी कम बनाएंगे या बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ऐसे सोच लो, या ड्रास्टिक कंडीशंस में बनाएंगे। जीनोन कंपाउंड रिलेटिवली आसानी से बनाएगा। तो साइंस को साइंस के तरीके से पढ़ो। इसीलिए आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं, उन चार ऑप्शन में आपको डिसाइड करना होता है, तो बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढना होता है। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि ये सारे में कॉमन बात क्या है? सब्लिमेबल सॉलिड हैं सारे, सारे ऑक्सीडेंट हैं। ऑक्सीडेंट क्यों हैं? क्योंकि नेसेंट फ्लोरीन के सोर्सेस हैं, और नेसेंट फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट होती है F2 से, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट होती है F2 से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ एक एक करके। आप अपने आप लिख लोगे, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। XCF2 की रिएक्शन अगर सल्फर डाइऑक्साइड से कराएं, क्या बनेगा? आप अपने आप लिख लेंगे, अगर आपको पिछला पता है ना, सारा लिख लेंगे। मैं पिछली रिएक्शन आपको याद कराऊं।
पिछली रिएक्शन में आपको याद कराऊं, आपने ये लिखा होगा Cl2 प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड में ये रिएक्शन गारंटीड आपने लिखी होगी। ठीक है, तो XeF2 और SO2 रिएक्ट करेंगे तो Xe प्लस SO2F2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं रिमाइंड करा दूं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा, वैसे तो आप पहले भी लिख चुके हैं ये जो सल्फर होते हैं इनकी टेंडेंसी S डबल बॉन्ड O बनाने की होती है, सल्फर की। फॉस्फोरस की टेंडेंसी P डबल बॉन्ड O बनाने की होती है। जीनॉन की टेंडेंसी भी डबल बॉन्ड O बनाने की होती है। अगर कंपटीशन हो कि SF और SO में चॉइस मिले, PF और P डबल बॉन्ड O में चॉइस मिले, XCF और X डबल बॉन्ड O में चॉइस मिले, तो ये किसको प्रेफरेंस देंगे? फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाने को या ऑक्साइड को? ये बात आप डी ब्लॉक में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को दोनों ऑप्शन हो कि ऑक्साइड बनाइए और फ्लोराइड बनाइए, तो मोर स्टेबल कौन होता है? मोर स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं, ये बनते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O है, ये तो सिंगल बॉन्ड है। तो आप याद कीजिए इन रिएक्शंस को जो आप कर चुके हैं कि PCl5 में वाटर डाल दें तो H3PO4 बन जाता है। क्या उल्टा होगा? उल्टा होगा कि P डबल बॉन्ड O टूट के PCl बन जाए। तो अगर किसी को ये बात दिमाग में आ रही है कि SO2F2 टूट के SF4 और O2 बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा, SF6O2 बन जाएगा, ये बिल्कुल एब्सर्ड बातें दिमाग में आ रही हैं। इसका मतलब वो बेसिक रिएक्शन का आइडिया ही दिमाग में नहीं है उसके। बहुत सारे बच्चों ने SF6 SF4 लिख डाला, मतलब ये एक और निकलता है कि डी ब्लॉक भी वो भूल चुके हैं कि अगर ऑक्साइड और फ्लोराइड दोनों बनने के चांसेस हों तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर कौन हायर में ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। हायर ऑक्सीडेशन नंबर प्रेफरेबली ऑक्साइड में बनेगी या फ्लोराइड में बनेगी? ये भी +6 है। हायर ऑक्सीडेशन नंबर प्रेफरेबली ऑक्साइड में बनेगी या फ्लोराइड में बनेगी? अरे कुछ तो बोलो, चुपचाप रहते हो आप लोग। ये तो कई कई बार सुन चुके ना, ऑक्साइड को प्रेफरेंस मिलती है। तो मुझे तो लग रहा था कि आप लोग सारा अपने आप लिख डालेंगे, इसी पहली रिएक्शन में फंस गए आप लोग। मींस लॉजिक नहीं लगाते ढंग से। आप क्या करना चाहते हो? S डबल बॉन्ड O तोड़ के SF बॉन्ड बना रहे हो। ऐसा नहीं होता। S डबल बॉन्ड O ब्रेक करके SF बना रहे हो, ये नहीं होता। S डबल बॉन्ड O तो ब्रेक ही नहीं करना, और आप SO2 में ये रिएक्शन लिख चुके हो ऑलरेडी। तो देखो ये दिक्कत आती है उन बच्चों के साथ जो रीडिंग करते हैं, जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास SeF2 है और आपने इसमें SbF3 डाल दिया, क्या बनना चाहिए? प्रिडिक्ट करो।
कोई भी कर लेगा, Xe प्लस SbF5 बन जाएगा। जीनॉन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है और ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में Sb हायर ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाएगा। जल्दी जल्दी लिखो। अब मुझे लगता है बिल्कुल रिसेंट और ताजी रिएक्शन है, आप इसका प्रोडक्ट बता देंगे। XeF2 की रिएक्शन I2 से कराएं, क्या बनेगा? XeF2 की रिएक्शन I2 से कराएं तो मिल जाएगा आपको 2IF प्लस Xe, 2IF प्लस Xe। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, देखो कुछ चीजों का इलाज है नहीं दुनिया में, ध्यान दो बस। अगर मैं कहूं कि IF की रिएक्शन XeF2 से करा दी, तो फिर जीनॉन बन जाएगा और IF3 बनेगा। ये तो नेसेंट फ्लोरीन दे रहा है। अब जो IF3 बना, अगर मैं कहूं कि उसकी रिएक्शन और करा दी XeF2 से, फिर जीनॉन बनेगा, IF5 बन जाएगा। IF5 की रिएक्शन अगर XeF2 से करा दें तो क्या बन जाएगा? IF7 बन जाएगा। अब मान लीजिए आपको प्रॉब्लम में ये लिखा आता है कि जीनॉन की रिएक्शन, जीनॉन फ्लोराइड की रिएक्शन I2 से होती है, क्या बनेगा? और ऑप्शन में सारा लिखा हुआ है, IF भी लिखा है, IF3 भी लिखा है, IF5 भी लिखा है, IF7 भी लिखा है। आप क्या यूज करेंगे? किसको सिलेक्ट करेंगे? सामान्य बुद्धि आपकी क्या कहती है? मैंने यही तो बोला था बिगिनिंग में, सबसे पहली रिएक्शन मैंने तो यही पूछी थी आपसे कि XeF2 और I2 की रिएक्शन से क्या बनेगा। अगर मैं कह देता आपसे कि XeF2 एक्सेस में है और I2 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा?
ये बात 15-20 बार तो आ चुकी है अब तक, गिनती नहीं कितनी बार मैं बोल चुका हूं। रिएक्शन IF7 पे जाके रुकेगी, XeF2 एक्सेस में है आपके पास। अब ये कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा ये तो आप ही जाने, पर मुझे लगता है कि किसी भी सामान्य बुद्धि के इंसान को ये समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं की और ये कहा कि XeF2 और I2 से रिएक्ट करके क्या बनेगा, तो आपको ऐसी रिएक्शन लेनी है कि ये दोनों कंज्यूम करना है, कोई एक्सेस में नहीं, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। यही इसका मतलब होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन भी आप मुझे लगता है खुद ही कर लेंगे, ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर मैं कहूं कि XeF2 का हाइड्रोलिसिस किया तब क्या होगा? तो Xe बनेगा, HF बनेगा, O2 लिबरेट होगी। आपने लिख ही लिया ऑलरेडी कि जो XeF2 है, XeF2 वो आपको जीनोन देगा और नेसेंट फ्लोरीन देगा। ये जो नेसेंट फ्लोरीन है ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगी, नेसेंट फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, HF बन जाएगा और O2 लिबरेट होगी। नेसेंट फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, HF और O2 बनेगी। समझ में आ गया सबको ये? अच्छा ठीक है बेटा, देख लो। देखो, दोनों स्टेप में लिख देता हूं। फ्लोरीन की रिएक्शन जब H2O से होती है नेसेंट फ्लोरीन की, तो HF और HOF बनता है, बिल्कुल बैलेंस्ड। HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसलिए ये अपने आप टूट जाता है और HF + O2 में आता है। HF + O2 में आता है। ठीक है, लिख लिया इसको। अब मान लीजिए, ध्यान दो, अब मान लीजिए जैसे मैंने ये ऐड किए, पीछे ध्यान दें, मैंने ये ऐड किए, SbF5 बना दिया आपने SbF3 से। मान लो मैं पेंटाहेलाइड ही सीधे डाल दूं, फिर क्या होगा?
HCF2 मान लो PF5 से रिएक्ट करे तो क्या होगा? ऐसे केस में PF5 लुईस एसिड का काम करेगा और ये आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। जब फर्दर रिडॉक्स नहीं हो सकती तो ये आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, ये PF6 माइनस बना लेगा। तो जब आप ऐसा हैलाइड डालो जो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो सकता हो तो फिर आप आयनिक सॉलिड बना देंगे। डिफरेंस क्लियर है? अगर मैं रिएक्शन कराता इसकी PF3 से तो क्या बनाते आप? अगर मैं रिएक्शन कराता PF3 से तो फिर आप रिडॉक्स लिखते, जीनॉन प्लस PF5 बनाते। तो PF3 और PF5 में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? ओके। नेक्स्ट है HCF2 का स्ट्रक्चर क्या है? HCF2 ज्यादा रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है उतनी ही आती हो काफी है। HCF2 का स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल है, 3 लॉन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसके 8 होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन जीनॉन के पास 8 होते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री लीनियर। लिख लिया इसको? अब प्रॉब्लम क्या आती है और बच्चे गलती क्या करते हैं ये भी देख लो। वो पूछेंगे क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर्स इन XEF2 इज, ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्ट्रक्चर की जगह, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर के लिए आपको केवल जीनोन नहीं देखना। कई बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, फ्लोरीन के भी 3 लॉन पेयर होते हैं, फ्लोरीन के पास भी 3 लॉन पेयर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कितने हो जाएंगे? 9। चलो ठीक है, तो ये तो HCF2 की बात हुई। मैंने कुछ और रिएक्शन लिखी नहीं, आप चाहो तो अपने आप भी लिख सकते हो, अभी इकट्ठी लिखेंगे तीनों में जो कॉमन चलेंगी। नेक्स्ट लिखो।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट XeF4। XeF4 बनाना हो तो इनको किस रेशियो में लेना पड़ता है? 1:5। ये एक्सपेरिमेंटल रेशियो है 1:5। तो आपको XeF4 मिलेगा। ठीक है, एक सर्टेन P और T पे आपको ही करना पड़ता है। P नियरली 8 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है, 6 to 8। टेम्परेचर भी यही 600 की रेंज में होते हैं। तो इन कंडीशंस में आपको XeF4 मिलेगा। XeF4 भी सब्लिमेबल सॉलिड है। XeF4 भी सब्लिमेबल सॉलिड है और XeF4 भी उसी तरह से काम करता है जैसे XeF2 काम करता है। ये भी नेसेंट फ्लोरीन का सोर्स है। नेसेंट फ्लोरीन का सोर्स है। तो वैसी रिएक्शन इसके साथ भी लिख सकते हैं जैसी आपने जीनॉन की उस XeF2 के साथ लिखी है। अगर मैं कहूं कि XeF4 की रिएक्शन अगर आप इससे कराएं, किसके साथ कराएं? XeF4 की रिएक्शन से PF5 के साथ आपने करा दी तो क्या रिडॉक्स होगी? अच्छा, देख लो भाई, बड़ी मुश्किल है, इसलिए सिलेबस आगे बढ़ता ही नहीं है। P ब्लॉक में भी हमने इतना टाइम लगा दिया। कुछ को स्पून फीडिंग की बहुत ज्यादा आदत है, उसका इलाज नहीं है। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे XeF2 की ब्रेकिंग लिखी, XeF6 की ब्रेकिंग लिखी, XeF4 की भी लिख सकते थे। XeF4 की भी लिख सकते थे। XeF2 प्लस 2F और XeF2 की ब्रेकिंग ये है। इन दोनों को आप एक एक करके रिएक्ट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो रिएक्शन को जीनॉन तक ले जा सकते हो, चाहो तो रिएक्शन को XeF2 तक रोक सकते हो। जो मुद्दे नहीं है उसको मुद्दा नहीं बनाना। मैं यहाँ पे कॉमन बातें बता रहा था बेटा। XeF4 मैंने तीनों को कहा कि तीनों ऑक्सीडेंट होते हैं। XeF2 नेसेंट फ्लोरीन दे रहा, XeF4 नेसेंट फ्लोरीन दे रहा, XeF6 नेसेंट फ्लोरीन दे रहा। तो XeF4 मैंने इसमें ब्रेक कर दिया। अगर जो प्रोडक्ट बना वो फर्दर रिएक्ट कर सकता हो, अगर प्रोडक्ट फर्दर रिएक्ट कर सकता हो तो और फ्लोरीन यूज करेंगे, क्योंकि ये और फ्लोरीन देगा आपको, XeF2 भी देता है। ये सामान्य बात मैं कितनी बार बोलूं मुझे पता नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स में बोल चुका हूं।
ठीक है। तो जैसे आपके मन में आए कि मैं खाना खा रहा हूं, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, कहीं वॉमिटिंग तो नहीं हो जाएगी, कहीं वो खाना जहर तो नहीं बन जाएगा। अगर आपके मन में ये बातें आती है ना कि खाना जहर तो नहीं बन जाएगा, वॉमिटिंग तो नहीं हो जाएगी, तो जो आप खाना खा रहे हैं वो 100% आपको बीमार करेगा, 100%। आपने उसको इतना शक कर लिया उस पर, वो आपको हेल्दी थोड़ी बनाएगा। हेल्दी थोड़ी बनाएगा। ठीक है ना। तो जो आप काम कर रहे हैं ना वो पूरा फेथ के साथ करें और ये सोच के करें कि अच्छा ही होगा। निगेटिविटी ना लाएं, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, पता नहीं डूब जाएगा, बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये सब थॉट्स जब दिमाग में आते हैं तो फिर बिगड़ता ही है काम। इस एक एग्जाम्पल के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी पूरी। मेरे पास XCF4 है, मैंने H2O1 मोल डाला इसमें, बिल्कुल ऐसे ही लिखी आएगी प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसे ही लिखी आने वाली है। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देख लेना, ऐसी लिखी होगी। क्या बनेगा? ये बनेगा XCOF2 प्लस HF। नॉन रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस होगा, बट कब? एट वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर का मतलब कितना? बहुत ही कम टेम्परेचर हो, इसका मतलब कितना? जीनॉन का कंपाउंड है। तो निगेटिव में टेम्परेचर होने चाहिए, निगेटिव में -50, -60, -70 और नीचे। हर्षित ने तो एक्चुअल टेम्परेचर भी लिख दिया, मालूम नहीं इसे डाटा कैसे याद है, पर याद है तो बहुत अच्छा है। -80 डिग्री फेवरेबल टेम्परेचर है इस रिएक्शन के लिए। ये लॉजिकली ठीक लगता है। लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और जिसमें जीनॉन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, जीनॉन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है साथ ही साथ। अगर ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराएं, सफिशियंट वाटर आपके पास अवेलेबल हो, तो जीनॉन प्लस XeO3 बनता है। जीनॉन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है HF प्लस O2। इवन एट रूम टेम्परेचर। जीनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, +4 से 0 हुई और +6 भी हुई, तो जीनॉन का डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। और H2O का ऑक्सीडेशन हुआ, ओनली O2 लिबरेट हुई। तो ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ध्यान देना, ये रूम टेम्परेचर पे ये होगा। जब स्पेसिफाइड हो कोई निगेटिव में टेम्परेचर, तो सिंपली नॉन रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस लिखना।
ठीक है। नॉन रिडॉक्स और लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं आप। XCF4 में आप PF5 SBF5 इनको ऐड करो, क्या बन जाएगा? XCF3+ और SBF6 नेगेटिव। जल्दी लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो XCF2 की रिएक्शन H2 के साथ, XCF4 की रिएक्शन H2 के साथ, बता सकते हो क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो इसमें बन जाएगा Xe+HF। इसमें भी वही होगा, पहले XCF2+HF बनेगा और H2 डाल दें तो बन जाएगा Xe+2HF। फाइनली Xe+HF ही बचेगा। तो लिखा आएगा साफ साफ कि 1 मोल H2 लिया या कितने मोल H2 लिया, ये आपको लिखा होगा। और कुछ भी नहीं लिखा तो 1 मोल ही मान लेना, बाय डिफॉल्ट 1 मोल ही लेना। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये फ्लोराइड है इनकी रिएक्शन मेटल्स के साथ करा दी, मेटल्स के साथ करा दी, इसमें अब मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूं, आपको सब कुछ मालूम है। आपको ये मालूम है ऑलरेडी कि जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ये मेटल से डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ये आपको पता है सारा कुछ, आप एल्कली मेटल भी पढ़ चुके हैं, हेलोजेंस भी पढ़ चुके हैं। और जरा सोचिए जब मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन, तो नेसेंट फ्लोरीन का क्या होगा? नेसेंट फ्लोरीन तो इससे भी मैनी टाइम स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट है। तो ये तो रिएक्शन और आसानी से होने वाली है। यस और नो? और जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है उनका क्या करें? जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जैसे आयरन है, आयरन आयरन है आपके पास, तो बैलेंस करना पड़ेगा। आयरन FeF3 तक चला जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन नंबर में लाना अगर किसी की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हो मेटल्स की। अगर ऑप्शन में दोनों लिखे हों तो आप हायर में लेके आना, एग्जामिनर के माइंड में यही होता है। ठीक है। और इफ आयरन तो छोड़िए, आयरन तो छोड़िए, ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना, सिल्वर, मरकरी, ये भी रिएक्ट कर जाते हैं इसके साथ।
सिल्वर और मरकरी भी रिएक्ट कर जाते हैं। अगर आपके पास सफिशियंट अमाउंट में है, आप ऐड कर लो, या ये कहें कि ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में ले लो। अगर मेटल को एक्सेस में लेते ना तो इसको क्लोरीन फ्री करना, AgF बन जाएगा। HgF2 बन जाएगा। अगर मेटल को एक्सेस में लिया गया है तो HCF4 को मेटल फ्री फ्लोरीन फ्री कर देना। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो भी इनसे रिएक्ट कर जाते हैं, और तो और सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तो करेंगे ही। अब मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम देता हूं, आप कई कई बार लिख चुके हैं, एक बार और लिख लो। HCF4 की रिएक्शन कराएं I2 के साथ, और HCF4 आपके पास एक्सेस में है, क्या बनेगा? ये सीधे जीनॉन में लिखना है, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में लिखना है। तो ये कुछ रिएक्शन हुई HCF2 की, HCF4 की। HCF4 का स्ट्रक्चर बना लो। HCF4 के पास दो लॉन पेयर होंगे, दो लॉन पेयर होंगे। जीनॉन के पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री। नेक्स्ट लिखो एक और लास्ट कंपाउंड XCF6। XCF6 बनाना हो तो इनको किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा आपको? एक्सपेरिमेंटल रेशियो ये है जीनॉन टू फ्लोरीन 1:20। जो एनसीईआरटी में डाटा गिवन है बस उसी को यूज करना। XCF6 बनेगा। तो इसका क्या ये मतलब XC 1:25 लेंगे तो ये नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इसके लिए P और हाई लेना पड़ेगा आपको, P ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब आप अपने आप रिएक्शन लिख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर इसकी रिएक्शन ट्राई हैलाइड से कराएं लाइक SbF3, बार बार यही आता रहता है, मैं इसलिए बार बार इसी को ही लिख रहा हूं। और FeF इसकी रिएक्शन अगर SbF5 से कराएं तो इससे रिएक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा XCF4 प्लस
SbF5 में, और इससे रिएक्शन होगी तो आयनिक सॉलिड बनेगा, आयनिक सॉलिड बनेगा XCF5, XCF5 प्लस एंड SbF6 नेगेटिव। ठीक है, तो ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड आपने ले लिया। ये जितने भी, ये तो काम कर रहा है लुईस एसिड का, लुईस एसिड का। ठीक है, फर्दर देखें आप, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इन सारे हेलाइड की रिएक्शन, अगर इन सारे हेलाइड की रिएक्शन मैं फ्लोराइड आयन से करा दूं, फिर क्या होगा? तो ये जो जितने भी फ्लोराइड आपने लिखे हैं, ये लुईस एसिड का भी तो काम करते हैं। आपको मालूम है कि सेंट्रल एलिमेंट अगर थर्ड पीरियड या उससे नीचे का हो तो वो लुईस एसिड का भी काम करते हैं। और फ्लोराइड आयन लुईस बेस हो गया, क्या बन जाएगा? ये 6 है। लिख लिया इन तीनों को। अब प्रॉब्लम ऐसे आती है नॉर्मली कि भाई आपके पास XCF4 है और आपने फ्लोराइड का सोर्स ले लिया, जैसे मान लो आपने पोटेशियम फ्लोराइड ले लिया, क्या बनेगा? K प्लस बनेगा, K प्लस बनेगा और XCF5 माइनस बन जाएगा। थोड़ा और बड़ा फ्लोराइड करेंगे तो कैटायन को भी बड़ा कर दो। लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन बेटर पैक होते हैं। सीजियम आयन बनेगा, XCF7 माइनस बनेगा। जल्दी लिखो। क्लियर है आप सबको ये? अब यहाँ पे मैं एक चीज स्पेसिफाई कर दूं, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने साफ साफ कहा कि लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन बेटर स्टेबलाइज होते हैं, मैंने वर्ड यूज किया बेटर। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है अगर मैं KF ले लूं तो क्या KF इससे रिएक्ट नहीं करेगा?
बिल्कुल करेगा, आयनिक सॉलिड बन जाएगा। मैंने ओनली CSF नहीं कहा, ओनली वर्ड यूज नहीं किया, ध्यान रखना, वरना अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट कर लो आप लोग। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, आपके पास XCF6 है और आपने हाइड्रोजन को एक्सेस में ले लिया, क्या बनेगा? Xe+HF बनेगा। बैलेंस लिखना है तो बैलेंस लिख सकते हो, Xe+HF पर रुकेगी। आ रहा समझ में सबको? बार बार वही केस लिखने की जरूरत क्या है, अपने आप लिख सकते हो आप। अगर मैं कहूं कि आपके पास XCF6 है और आपने क्या किया, अमोनिया को एक्सेस में ले लिया, ये बनेगा। अब आप कहोगे अमोनिया वाली रिएक्शन मेरे दिमाग में कैसे आ गई? वो इसलिए आ गई कि आपको ये मालूम है कि नेसेंट ऑक्सीजन का कोई भी सोर्स अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है। आपने N2 प्रिपरेशन में लिखा है, और जब नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है, लाइक CuO, Ag2O, MnO2, जब नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो नेसेंट फ्लोरीन का सोर्स तो और आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, वाटर, वाटर कहां से बन जाएगा इसमें? वाटर नहीं बनेगा, HF बन जाएगा। यहां ऑक्सीजन तो है ही नहीं। लिख लिया। तो जब नेसेंट ऑक्सीजन अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो नेसेंट फ्लोरीन तो करेगा ही। और नेसेंट फ्लोरीन तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, आयोडीन को छोड़कर ये सब अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो नेसेंट तो और आसानी से करने वाली है। यहां से भी आप लिंक करके सोच सकते थे कि XCF6 अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा। जल्दी लिखो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, आप बताओ मुझे, प्रिडिक्ट करो। अगर F2 की रिएक्शन HCl से कराएं तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी?
अगर F2 की रिएक्शन HCl से कराएं, विल इट बी स्पॉन्टेनियस? इतनी देर लगती है आधा आधा घंटा बताने में? आंसर भी स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, आंसर भी स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। यस, क्योंकि फ्लोरीन इज मच मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन क्लोरीन, तो ये क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेके, HCl से लेके, हेलोजन से लेके, 4-5 जगह आप ये लिख चुके हैं, गिनती नहीं। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट होता है, क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब मुझे आप बताएं, अगर मैं XCF2 की रिएक्शन HCl से कराऊं तो क्या होगा? प्रिडिक्ट कर सकते हो आप? XCF4 की रिएक्शन HCl से कराएं तो क्या होगा? XCF6 की रिएक्शन HCl से कराएं तो क्या होगा? आंसर है जीनॉन बनेगा, HF बनेगा और क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। बिल्कुल सामान्य बुद्धि की बात है। जब F2 मींस मॉलिक्यूलर फ्लोरीन Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर रही है, मॉलिक्यूलर फ्लोरीन जब Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर रही है, तो नेसेंट फ्लोरीन तो और आसानी से ऑक्सीडाइज करेगी। नेसेंट फ्लोरीन तो और आसानी से ऑक्सीडाइज करेगी। देखो मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे गलत करके द्वारा लिखते हैं, सॉरी बोलते हैं। होता क्या है इससे, सॉरी से चलो मुझे तो कोई बात नहीं है, पर एग्जाम में आपने एक बार गलत कर दिया, आपको सही बताने वाला कौन है एग्जाम में? एग्जाम में तो सॉरी नहीं चलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने गलत कर दिया तो वो गलत ही होता है। क्योंकि वहां कोई आपकी गलती पॉइंट आउट करने वाला नहीं बैठा। तो आपको मैंने ये रिएक्शन पहले इसलिए बताई जिससे कि आप इसको कर सको लिंक करके, रिलेटिव स्टडी याद हो जाती है। सब में सेम प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप अमाउंट एडजस्ट कर लें सब में सेम प्रोडक्ट बनता है। इसको बैलेंस करना हो तो आसान सा है, यहाँ पे 6 ले लो, ये 6HF हो जाएगा और ये 3Cl2 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान बैलेंसिंग है। इसको बैलेंस करना हो तो क्या करो, यहाँ 4HF कर दो, यहाँ 4HCl हो जाएगा, यहाँ 2Cl2 हो जाएगा। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2HF करो, यहाँ 2HCl, बैलेंस हो गई, क्लोरीन Cl2, तीनों बैलेंस हो गए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंसिंग है। हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6। अगर आप 1 मोल H2O डालें तो क्या होगा? XCF6 का हाइड्रोलिसिस नॉन रिडॉक्स होगा, क्योंकि जीनॉन +6 फॉर्म में है ही ऑलरेडी। XCF6 को H2O से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा? और XCF6 को
2 मोल H2O से रिएक्ट कराएं तब क्या होगा, XeF6 को 3 मोल H2O से रिएक्ट कराएं तब क्या होगा। तो फ्लोराइड की जगह ऑक्साइड बॉन्ड बनते हैं बस। आपको मैंने बताई दिया अभी भी कि ऑक्साइड और फ्लोराइड में अगर चॉइस करनी हो तो फ्लोराइड बॉन्ड टूटते हैं और उस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनते हैं आसानी से। नॉन रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस होता है XeF6 का। आ गया समझ में? ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं, जीनोन की चॉइस क्या है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना या फ्लोरीन के साथ। इनफैक्ट जीनोन ही नहीं, फास्फोरस की चॉइस भी वही है, सल्फर की चॉइस भी वही है। उसी सीरीज में आगे चले जाएं, जीनोन की चॉइस भी वही होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट की चॉइस भी वही होती है। तभी तो हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होता है। और ऑक्सीजन से कंबाइन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है आगे, ऑक्सीजन से कंबाइन करने की टेंडेंसी आगे और बढ़ती है। ये नोट कर लें आप। अगर मैं आपको ऐसे एक लॉजिकल प्रॉब्लम देता हूं, जरूर देखो। अगर मैं कहूं कि आपके पास मान लीजिए XeOF4 है और आपने इसमें सिलिका डाल दिया, किसी को याद आ रहा हो ईचिंग ऑफ ग्लास, ईचिंग ऑफ ग्लास। आपको मालूम है कि SiO2 HF से आसानी से रिएक्ट करता है। तो ये हैप्पीली XeO3 में कन्वर्ट होगा और ये SiF4 में जाएगा पहले। ये नॉन रिडॉक्स होगी, रिडॉक्स नहीं करना है। जीनोन की ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +6 ही रहती है। सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +4 ही रहती है। जस्ट इतना हो गया कि जीनोन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिए। तो पॉइंट ये है कि जीनोन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, इसलिए एक्सचेंज हो गया। जीनोन फ्लोरीन के साथ तो स्टेबल ही नहीं होता, आपको पता है, सब्लिमेबल सॉलिड है, ये तो अपने आप ही टूट जाना चाहते हैं। ठीक है, लिख लिया इसको। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब इनके स्ट्रक्चर्स बना लो जल्दी जल्दी। XeF6 का क्या स्ट्रक्चर है, XeF6 का? तो ये होता तो है, अगर आप बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री देखें तो ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री। बट इसमें जीनोन के पास एक लॉन पेयर होता है, और वो लॉन पेयर इस ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टॉर्ट करता है। लॉन पेयर इस प्लेन में होता है टेट्राहेड्रल के थोड़ा सा एंगल पे, यहां आप दिखा सकते हैं।
तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, नॉट रेगुलर। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3d3। नेक्स्ट XeO3 आप बना लो जल्दी जल्दी, ये ऑक्साइड के स्ट्रक्चर से बोल को आसान है। XeO3 3 डबल बॉन्ड हो, एक लॉन पेयर। जीनॉन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर टेट्रा ऑक्साइड में होती है, +8 तक होती है। ये है XeO4। बेटा मैंने यही कहा कि ये इस स्क्वायर प्लेन के क्लोज होता है थोड़ा एंगल पे, मैंने ये वर्ड यूज किया, इसलिए ये प्लेनर नहीं रह पाता, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगर ये प्लेन में आ जाता तो मैं इसको पेंटागोनल बनाता सीधे। XeO4 बेटा इन तरीके से नहीं बनता, जीनोन को +8 में ऑक्सीडाइज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। यहां जीनोन +8 में कहीं नहीं होगा, +6 तक है मैक्सिमम। मैं तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि जीनोन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +8 किस में अचीव होगी, वो है टेट्रा ऑक्साइड में। और ये टेट्रा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ये आप रिडॉक्स में भी लिख चुके होंगे। ठीक है, हमें XeF4 बनाना नहीं है ना, हमारे सिलेबस में है। अगर आपके पास मिक्स्ड हो तो क्या होगा, अगर मिक्स्ड हो ऑक्सीफ्लोराइड हो, तो जो ऑक्सीजन है वो हमेशा एक्सियल डायरेक्शन में जाएगी, ऑक्सीजन एक्सियल डायरेक्शन में जाती है। एक लॉन पेयर होगा। अगर इस तरह से ज्योमेट्री है तो, और अगर ट्रायंगुलर प्लेनर है तो उसमें प्लेन में 120 डिग्री एंगल बनता है, तो वो प्लेन में जाएगी। जैसे XeO2F2, XeO2F2 कैसा है, ये है, ये सीसॉ है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, इसमें सीसॉ। सीधा पॉइंट ये है, जिनके दिमाग में ये बात नहीं रहती वो नोट कर लें, जहां लॉन पेयर डायरेक्शन लेता है वहीं डबल बॉन्ड ओ लेता है। डबल बॉन्ड ओ इज इक्विवेलेंट टू लॉन पेयर डायरेक्शंस में, सारे मॉलिक्यूल के लिए ट्रू है। ठीक है।
और अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो XCOF2 का तो 2 लॉन पेयर हो जाएंगे, 2 लॉन पेयर हो जाएंगे, एक बॉन्ड पेयर। XCOF2 कैसा होगा? डिस्टॉर्टेड टी शेप, ये डिस्टॉर्टेड सीसॉ, ये डिस्टॉर्टेड टी शेप। बना लिए सारे स्ट्रक्चर्स। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3d। चलो ठीक है, तो ये तो बात हुई अबाउट कंपाउंड्स ऑफ जीनोम। इसको फिनिश ही करते हैं पूरा। मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के लिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछ लो आप जल्दी, जितने भी आपसे नहीं हो पाए हैं वो पी ब्लॉक की एक्सरसाइज करने के लिए। एनसीईआरटी ओपन कर लो, जल्दी करो। मुश्किल से 30 मिनट्स लगेंगे, 40 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने घर बैठ के किए होंगे तो हार्डली 30 मिनट्स लगते होंगे, और डाउट भी एक आधे या दो आए हों। चलो देखो, पूछो। 7.1 टू 7.5 मेरे पास एनसीईआरटी अनसॉल्व क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं। 7.1 टू 7.5 7.6 टू 7.10 7.11 टू 7.15 7.16 टू 7.20 Why does nitrogen show catenation properties less than phosphorus? नाइट्रोजन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी फास्फोरस से लेस क्यों होती है? बेटा पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ना, बिल्कुल एनसीईआरटी ओपन करना, लास्ट टॉपिक पढ़ना, ये आपने नोट्स को खोल लेना। आपको ये मालूम है कि एन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है पीपी सिंगल बॉन्ड से? यस और नो? एन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है पीपी सिंगल बॉन्ड से, बट सीसी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है एसआई बॉन्ड से। 14th ग्रुप और 15th में ठीक उल्टा। 16th में भी 15th जैसा ही हाल है। एफ बॉन्ड एनर्जी कम होती है, एफ बॉन्ड एनर्जी कम होती है किससे? सीएल से। पॉइंट सिंपल सा है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तब तो लॉन्ग चेन बनेगी। कैटिनेशन का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन। दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड ना बनाता हो अपने आप से, तो भी लॉन्ग चेन बनाना मजबूरी होगी।
अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड बना के ही स्टेबल हो गया, देन व्हाई टू मेक लॉन्ग चेन्स? लॉन्ग चेन बनना तो मजबूरी है, लॉन्ग चेन बनना तो मजबूरी है। अगर दो कार्बन के बीच 4 बॉन्ड बन जाते ना, तो कार्बन भी कैटिनेशन नहीं करता फिर। एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, 14th ग्रुप पढ़ लो कि कार्बन कैटिनेशन क्यों करता है, आप इतना ही पढ़ लो काफी है। आप अपने आप समझ जाओगे कि एनएन क्यों नहीं करेगा। वहां तो बॉन्ड एनर्जी के डाटा दे के समझाया गया है। समझ में आ गया? 7.14 कितनी जगह एनसीईआरटी में लिखा है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक यही है। 14th ग्रुप एनसीईआरटी देखो, उसमें भी कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन से ज्यादा है, क्यों? चलो देखो, अप टू 7.20, अप टू 7.25। कोई नई प्रॉब्लम पूछो, समझ में आता है। जो 4-4 5-5 जगह आप कर चुके हैं, एनसीईआरटी में लिखी है, वही आप लोग पूछते रहते हो। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज द केस। अच्छा, 7.25, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी देख लो, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी 11th की बात हो गई, इधर तो पिछली क्लास का ही याद नहीं रहता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर 1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की मैक्सिमम होती है। अब अगर दो एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे बराबर है, मान लीजिए दो एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे बराबर है। पॉलिंग स्केल एब्सोल्यूट फिनोमिना नहीं है प्लीज। पॉलिंग स्केल, स्केल मतलब आप समझते हैं रिलेटिव। अब अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट की पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो फिर बाई नेचर कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा? अगर न्यूमेरिकली जो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला है, उससे ऐसा होता है कि दो एलिमेंट के लिए बराबर डाटा आ गया, तो कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा? तो ये जानने के लिए बिल्कुल आसान सा काम है। आप ये सोचो कि ए और बी के बीच बॉन्ड है, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट है डिफरेंट, बहुत स्मॉल डिफरेंस है। बॉन्ड पेयर को अपनी ओर कौन खींचेगा? यही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड पेयर को अपनी ओर कौन खींचेगा, इसी यही डेफिनेशन है इसकी। वो खींचेगा जिसका न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर के पास है। जिसका न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर के पास है वो बॉन्ड पेयर को खींचेगा ना। बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कौन करेगा? न्यूक्लियस। और किसका न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर के पास होगा? जिसकी साइज ज्यादा है या साइज कम है? ए और बी में से किसका न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर के पास होगा? हायर साइज और लोअर साइज? तो अगर स्मॉल साइज है तो ये खींचेगा इसको अपनी ओर। ये आपको मिल जाएगा बेटा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, आपको प्रिंटेड मिलेगा ये सारा कुछ।
अभी आते हैं बेटा। H बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ही कनेक्टेड है। फास्ट फूड पे नहीं जाओ, रूट पे जाओ। समस्या यही है, आप फास्ट फूड पे सरफेस सरफेस घूमते हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही रूट है H बॉन्डिंग का। H बॉन्डिंग कौन करता है? क्या कंडीशन है H बॉन्डिंग की? मैं रूट पे ही जा रहा हूं बेटा, मैं रूट पे ही पहुंच रहा हूं। तो नाइट्रोजन, इसमें प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? ऑक्सीजन और क्लोरीन आपके पास है, ऑक्सीजन और क्लोरीन। बट ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, और सेकेंड से थर्ड पीरियड तक जाने में साइज में सडन इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन की साइज में लार्ज डिफरेंस होगा, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा मानी जाएगी, भले ही पॉलिंग स्केल पे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। आपको मालूम है यही सिंपल सिस्टम फॉलो होता है रैंकिंग में। इस बार नीट में दो बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं, दो बच्चों के हैं, बट रैंक 1 किसको दी गई? जिसकी एज कम है, एक दिन भी एज कम है उसको रैंक 1 दी गई, क्योंकि उसने कम उम्र में 720 मार्क्स स्कोर किए, वो ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा, भले ही मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं ना, वो तो जस्ट कंपैरिजन के लिए होती है बेटा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, ये रिलेटिव है, रिलेटिव, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो गई तो फिर ब्रेन के बारे में सोचा जाएगा, कौन ब्रेन, ओरिजिन पे जाना पड़ेगा, कौन ज्यादा ब्रेनी है, किसका आईक्यू ज्यादा होगा, नंबर तो बराबर है। तो जिसकी फिजिकल एज कम है उसका आईक्यू ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? तो पॉलिंग स्केल पे न्यूमेरिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू बराबर है, फिर भी जो स्मॉलर एटम है उसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानना, बाय डेफिनेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही ये है। ओके। अब एच बॉन्डिंग की कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो। ये तीन एच बॉन्डिंग करेंगे। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से बॉन्डेड है तो ये हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग नहीं करेगी। आ गया समझ में? अब मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड किस बात से हुए, उस पे आता हूं। मैं समझ गया कि आप कंफ्यूज्ड किस बात पे हुए। कंफ्यूज्ड इस बात पे हुए आप, ये जो ए है, ए फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कुछ होना चाहिए, बट जो बी है उसके लिए नाइट्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी परमिसिबल है। आप लिख रहे हो ना ऑफ ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, तो क्लोरीन सराउंडिंग में हो सकता है, बट हाइड्रोजन का बॉन्ड तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए। आप नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे आपको ये प्रिंटेड मिलेगा।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन देखना बेटा, नोट्स में सब कुछ लिखा मिलेगा। चलो देखो आगे, अप टू 7.30। या तो आप लोग नोट्स नहीं पढ़ते, ढूंढते नहीं चीजें बिल्कुल। 7.30 बेटा क्लास में बताई नहीं मैंने। What inspired what led for carrying out the reaction between xenon and HCF2? तो मैंने बताया नहीं आपको कि O2 और फ्लोरीन PTF6 की रिएक्शन होती है, O2 इलेक्ट्रॉन दे देता है PTF6 को, और O2 को और जीनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल होती है। तो दिमाग में आया कि जीनॉन भी रिएक्ट कर सकता है। ये कल पूरी कहानी नहीं सुनाई आपको मैंने? कल क्लास में थे कि नहीं थे आप? 7.30 यही तो बताया बेटा सारा। अब क्या करूं, कल का ही याद नहीं रहता तो क्या करें। अप टू 7.35। with what neutral molecule is ClO minus isoelectronic? Is that molecule a Lewis base? तो टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो इसमें कितने हैं बेटा, 7.34। क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, और माइनस की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए बताओ? 24, 17 प्लस 9 26। टोटल इलेक्ट्रॉन 26 हो गए। अब 26 इलेक्ट्रॉन वाला कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल सोचो, और ये देखो कि क्या वो लुईस एसिड है, क्या वो लुईस एसिड है। तो 26 इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट लुईस एसिड है, तो सेंट्रल लुईस बेस, अच्छा बेस कहना है, एसिड नहीं। 26 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम सोचें अगर, जैसे हमारे पास मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, नाइट्रोजन आएगा ही आएगा, हेलोजन उसमें आएगा ही आएगा। इसके पास कितने हो गए? 6 प्लस 8 प्लस 8, 22 हो गए। थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ लुईस बेस आएगा, बगैर लोन पेयर वाला तो बनेगा नहीं। 16 17 18 में BF3 तो ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 999। बस ये हिट एंड ट्रायल करना है, इसके तो कई ऑप्शन बन सकते हैं। लुईस बेस बनेगा बिल्कुल, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम आएगा, ग्रुप नंबर 15 16 17 का एक ना एक एलिमेंट होगा। और ये तो पी ब्लॉक की बात चल रही है, तो पी ब्लॉक के बारे में भी सोच सकते हैं। पी ब्लॉक के बारे में भी सोच सकते हैं। क्लोरीन से एक कम अगर हम कर दें और ऑक्सीजन से इधर एक बढ़ा दें, ये फिर ज्यादा हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे।
न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो हिट एंड ट्रायल करके देखना होगा, लिस्ट लिखो सारे ऑक्साइड की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में तो बात बनेगी नहीं। और आ भी गया नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो ठीक है, लुइस बेस तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन है। मुझे तो लॉजिक तो यही लगता है कि इसमें पी 15 16 17 का कोई ना कोई एक एलिमेंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब वो न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होगा तो इनके पास लॉन पेयर होते ही हैं, न्यूट्रल केस में ही लॉन पेयर होते हैं, चार्ज केस में हो सकता है ना हो। हिट एंड ट्रायल करो, इसमें तो कोई और है नहीं ऑप्शन, बट लॉजिकली है, इसमें लुइस बेस की तरह काम करेगा। और बोलो अप टू 7.40। Why do noble gases have comparatively large atomic size? ये भी बताया बेटा पिछली क्लास में मैंने। नोबल गैसेस के लिए वांडरवाल रेडियस डिफाइन होती है, और वांडरवाल रेडियस एक्चुअल रेडियस नहीं होती रियलिटी में, वो तो एवरेज रेडियस होती है, डेफिनेशन पढ़ लो आप। और वांडरवाल रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम कोवेलेंट रेडियस। आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने की बहुत जरूरत है बेटा, सख्त जरूरत है। अप टू 7.40। चलो ठीक है, अगले वीक में आपका टेस्ट होगा ग्रुप नंबर 15 16 17 तीनों का कंबाइंड, फ्राइडे वेडनेसडे में, नोट कर लो ये।